साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं, जिसको नाम दिया है मैंने आफ्टर कन्विक्शन। साथियों, कई बार ये होता है कि आपका मुद्दा बहुत स्ट्रांग है, आपको कन्विक्शन हो गया और आप लोग अपील कर रहे हो, बट अपील में टाइम काफ़ी लगता है, वी गॉट डिमोरलाइज। तो उस पर्सपेक्टिव में करें क्या, किस तरह से अपील को ड्राफ्ट करेंगे जब भी मैटर हियरिंग पर आए तो हम एफिशिएंटली आर्गूमेंट करके इजीली एक्विट हो जाएं। साथियों, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपील करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। अपील की ड्राफ्टिंग बहुत पेशेंसली होनी चाहिए और सारे पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए, और इसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट ने क्या मिस्टेक करी ये भी जो है कवर अप करना है। अगर गलत ड्राफ्टिंग करोगे तो वहीं पर आप केस को हार गए। और साथियों, एक विचित्र मामला निकल गया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सामने, जहां पर कंसर्ट परिवादी का यह आरोप था कि कंसर्ट अक्यूज ने मेरे मामले में रिश्वत मांगी सिर्फ ₹1 पर बैग की। अब आपको हंसी आ रही होगी, ये भी कोई रिश्वत है क्या? पर साथियों, जो फैक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो बातें बताने जा रहा हूँ, वो ना केवल इंटरेस्टिंग है अपितु लीगल साइड से भी वो बातें काफ़ी अटैकिंग है कि विजिलेंस की मंशा और अक्यूज के राइट और परिवादी का अल्टीरियर मोटिव जब क्लैश करते हैं तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट्स या क्या आउटकम निकल के आता है, और हमें किन बात को ध्यान में रखना है और क्या क्या लॉ पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस जीतना है। तो सारी बातें खोल के बताऊंगा, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग कर दूंगा, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको मेरी बात को सुनना है, समझना है, अपने केस में अप्लाई करना है। निश्चित तौर पर हम जीत जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, निश्चित तौर पर हम जीत जाएंगे। घबराने का नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं था, मैं बता रहा हूँ खुल के एक एक बात को कंसेप्चुअली आपको एनलाइटन करूँगा, मजबूत करूँगा, और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। साथियों, जो आज का वर्किंग एजेंडा है जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, साइटेशन का नाम, उसके बाद फैक्ट्स, उसके बाद कॉन्टेंशंस विद लीगल प्रोविजंस, और एंड में कोर्ट का कंक्लूजन्स, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि अगर हम भी ऐसे ही मैटर में फंस गए हैं तो हमें करना क्या है, किस तरह से हम अपने केस में एक मजबूत पैरवी कर सकते हैं। क्लियर है? चले आगे, चलिए। साथियों, साइटेशन का नाम नोट करें, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है, और जजमेंट का नाम है बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्लियर है? जजमेंट की डेट है 17 नवंबर 2022 और कंसर्न अपील का नंबर है 734-SB, सिंगल बेंच है ऑफ 2005, और इसका फैसला हुआ है 2022 में। तो कुल मिला के 17 ईयर का जो स्ट्रगल था वो अक्यूज को फेस करना पड़ा। वो टाइम तो लगेगा भाई, आपको वेट तो करना ही पड़ेगा, बट तब तक मजबूती जो है अपनी रख लो। क्लियर है? चलिए साथियों, अब आ रहे हैं इस केस के ओपनिंग स्टेटमेंट के ऊपर। इस मामले में एक अपील जो है पेश की गई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, और ये अपील जो है इसलिए पेश की गई कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने कंसर्न अक्यूज्ड को सेक्शन 7 और सेक्शन 13(1)D, सेक्शन 13(2) पीसी एक्ट में जो है कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको जो है मेजर टेंशन क्या रहती है कि अपील कैसे होगी, अपील के रास्ते क्या क्या हैं, और अपील में किन बिंदुओं को लिखा जाए। क्लियर है बात ये? तो एक बात आप लिख लो, नोट कर लो कि अपील के लिए जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 374 सब क्लॉज 2 CRPC में। ये इसलिए है क्योंकि पीसी एक्ट में अपील का प्रोविज़न नहीं है, और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 CRPC का ये कहता है कि जब कोई प्रोविज़न किसी स्पेसिफिक या स्पेशल कानून में नहीं है तो वहाँ पर जनरल लॉ के कानून जो है प्रिवेल करेंगे। CRPC, जिसे हम कहेंगे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या दंड प्रक्रिया संहिता, जिसकी धारा 374 सब क्लॉज 2 में ये प्रोविजंस को इंकॉर्पोरेट किया गया है। क्लियर हुआ? अब सेक्शन 7 और 13(1)D की बात आती है, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। 5 एलिमेंट पर तो प्रोसिक्यूशन को एम्फेसाइज करना होगा। सबसे पहली बात, आपने डिमांड किया बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, या आपने एक्सेप्ट किया बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, ये दोनों ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इंडिविजुअल एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, बोथ मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस कोलैटरली। अगर दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को डैमेज होगा। इसके अलावा रिकवरी का पर्सपेक्टिव क्या है, आपका इलीगल एक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का पर्सपेक्टिव क्या है, इस पर भी जोर देना है प्रोसिक्यूशन को। अगर एफिशिएंटली वो जोर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको जो है वो डैमेज होगा। तो आपको इन एलिमेंट्स की लाइट में जो है वर्कआउट विशेष तौर पे जो है करना है। क्लियर है? और इसके अलावा जो बेसिक 5 एलिमेंट है वो क्या है कि यू मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट, यू मस्ट बी गिल्टी ऑफ इलीगल और करप्ट एक्ट। तीसरी बात, यू मस्ट बी अ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। चौथी इंपॉर्टेंट बात, वाइल बी द गिल्टी ऑफ द अबाउ रेफरेंस एक्ट,
you have obtained or accepted or attempt to obtain any undue advantage, किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है ना, अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करने के लिए, तभी जाकर ये सेक्शंस जो हैं अप्लाई होंगे, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगे। साथियों अब आते हैं इस मामले के फैक्ट्स के ऊपर। इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं साथियों? इस मामले में एक रिपोर्ट लॉन्च हुई बाय मिस्टर देवराज, जो कि कमीशन एजेंट है कंसर्न ट्रेडिंग कंपनी का, इसका नाम है शर्मा ट्रेडिंग कंपनी। इसका एलिगेशन क्या है कि जो कंसर्न शॉप है उससे पैडी जो है परचेज किए जाने थे। तो जो कंसर्न फार्मर है सुरजीत सिंह, ही हैज़ ब्रॉट 500 बैग्स ऑफ पैडी विच आफ्टर क्लीनिंग, जो क्लीनिंग के बाद किसी बारदाना में भरे जाने थे, जो कि सप्लाइड किए गए बाय मार्कफेड। और एलिगेशंस क्या थे कि जो कंसर्न अपीलांट है उसने बतौर पब्लिक सर्वेंट होते हुए प्रति बैग 2 रुपये परचेज के रूप में रिश्वत की मांग करी। ये डील जो है फाइनल हुई 1 रुपये पर बैग के ऊपर। उसके बाद ये बंदा जो है विजिलेंस के पास में गया, इसने रिपोर्ट को लॉन्च किया, उन्होंने नेसेसरी प्रोसीडिंग्स करी और अल्टीमेटली अक्यूज को ट्रैप आउट कर लिया। उसके बाद सैंक्शन को जो है ऑब्टेन किया गया और उसके बाद जो है चार्जशीट फाइल की गई, चार्जेस फ्रेम किए गए। प्रोसिक्यूशन अपने गवाह कराए और डिफेंस ने सारे गवाह हो जाने के बाद में अक्यूज के स्टेटमेंट सेक्शन 313 सीआरपीसी में रिकॉर्ड करवाए। अब यहाँ पर एक बात नोट रखनी है आपको कि सेक्शन 313 सीआरपीसी एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हर एक स्थिति जो प्रोसिक्यूशन ने सामने रखी है उसका एक प्लॉजिबल आंसर आपको देना है। यहाँ पर उनका आंसर क्या था कंसर्न अक्यूज का? उसका कहना कि मैं इनोसेंट हूँ, क्योंकि एक एफआईआर जो है दर्ज हुई थी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट। जो इस केस का परिवादी है वो एक एफआईआर में जो है आरोपी है, क्योंकि उसने कंसर्न संस्थान का या कॉरपोरेशन का जो पैसा है या जो पैडी है उसका गबन किया है, उसको एम्बेजल किया है, और उसने अनादर राइस मिल भी जो है इंस्टॉल कर ली अपने दामाद के नाम से, और उसने कंसेंट स्टोरी को बनाकर मुझसे बदला लेने की नीयत से एक झूठी एफआईआर जो है दर्ज कराई है, जो कि निरस्त नहीं है। ये एक प्लॉजिबल कॉज था। यहाँ पर डिफेंस का अटैक क्या था कि हमारे बीच जो संबंध है वो ठीक नहीं थे। परिवादी जो है किसी मामले में फंसा था और उस मामले में ये चोरी करता हुआ पाया गया था, और चूंकि वो मामला मुझसे भी कनेक्टेड था तो अल्टीमेटली मुझे ट्रैप आउट करने की नीयत से और मुझसे बदला निकालने की नीयत से इसने एक झूठी एफआईआर जो है दर्ज कर दी। तो ये प्लॉजिबल कॉज जो है आपको देना होगा। क्योंकि ये प्लॉजिबल कॉज एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पर डिफेंस को जो है इसका फ़ायदा हो गया। तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि अगर हम एनिमोसिटी के फैक्टर को लेकर चल रहे हैं तो ये फैक्टर हमको प्रूव करना है सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में। तो आपको इसके लिए स्पेसिफिक प्लीडिंग्स करनी होगी। अगर डॉक्यूमेंट है तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी रखने होंगे, क्योंकि बर्डन जो है वो आपके ऊपर है। क्लियर है? चलो आगे चलिए। ट्रायल कोर्ट ने मैटर जो है कंक्लूड करके अक्यूज को जो है कन्वर्ट कर दिया। उनका कहना है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है प्रूव है, फिनोप्सिन टेस्ट जो है वो प्रूव्ड है, एवरीथिंग इज प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज। यह मामला जो है फिर अपील में गया। यहाँ पर कंसर्न अपीलांट का तर्क है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, तर्क नंबर 1 उसने रखा। उसका कहना यह कि जो कंसर्न परिवादी है और जो कंसर्न अपीलांट है उसके बीच एनिमोसिटी है। उनका ये कहना है कि एक एफआईआर है जो कि अंडर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी एट पीएस सो एंड सो दर्ज हुई अगेंस्ट द कंसर्न परिवादी। उनका ये भी कहना है कि उसका जो रिलेटिव है उसने एक राइस मिल को जो है स्टार्ट किया, फॉर विच द कंप्लेनेंट वॉज प्रेशराइजिंग द कंसर्न मार्कफेड टू स्टोर पैडी। और यहाँ पर परिवादी का दबाव था मार्कफेड पे कि कंसर्न पैडी को जो है स्टोर कराया जाए, एंड जो कि पॉसिबल नहीं था। और उनका फर्दर ये था कि जो शेडो विटनेस है और अदर ऑफिशियल्स हैं वो स्टोरी को सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल द्वेषतावर्ष और एक रंजिशवश जो है एफआईआर लॉन्च कराई गई, जो कि निरस्तनीय है और खारिज होने योग्य है। उनका ये भी कहना है कि डिफेंस जो है वो कॉर्पोरेट हो रहा है रिकॉर्ड के ऊपर बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिस कारण यहाँ पर कन्विक्शन को सेटिस्फाइड किया जाए। यहाँ पर स्टैंड ने जो है डिफेंड किया और उनका कहना है कि इम्प्यून जजमेंट जो है बिल्कुल ओके है। और कोर्ट का क्या कहना था आप कि बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13 एंड कोर्ट has specified that the prosecution has to prove the demand and acceptance beyond doubt। कोर्ट का क्या बोलना है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है डिमांड और एक्सेप्टेंस को। अगर ये प्रूव नहीं हुआ तो वहाँ पर कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। उनका ये भी कहना है द कंप्लेनेंट इन अ वे इज एन इंटरेस्टेड पार्टी, हिज डिपोजिशन इज टू बी कॉन्सिडर्ड विद अ ग्रेट कॉशन इफ नीडेड टू बी कॉरोबोरेटेड विद अदर एविडेंस। तो एक बात कोर्ट ने खुल के कह दी कि डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है, और इसके साथ साथ परिवादी यहाँ पर एक इंटरेस्टेड पर्सन है तो उसकी एविडेंस को विद कॉशन जो है देखना होगा, और कॉशन के साथ साथ अदर फैक्टर्स कॉरोबोरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको भी देखना होगा। नोट कर लो जी, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे चलिए।
कंसर्न कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट जो कि 21 फरवरी 2022 का है उसको रिलाई किया, जो कि पब्लिश हुआ है 2022 RCR क्रिमिनल पेज 195 के रूप में। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा कि वी हैव गिवन द केयरफुल कंसिडरेशन टू द सबमिशन, वी हैव पेरूज्ड द डिपोजिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द PC Act relating to the public servant requires a demand of illegal gratification and acceptance thereof. The proof of demand by the public servant and its acceptance by him is sine qua non. तो दो बातें हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है डिमांड और दूसरा है एक्सेप्टेंस। ये साइन qua non है, आवश्यक है टू स्टेबलाइज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द PC Act। और इसके साथ साथ ये भी लिखा गया The proof of illegal demand thus is the basis for the prosecution under section 7 and section 13(1)(d) of the PC Act, in absence of which the accused could not be charged। इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट करो। इसके अलावा एक बेसिक जजमेंट है 2012 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मुकुट बिहारी के नाम का, उसमें भी ये स्पेसिफिक किया गया कि इट इज़ वेल सेटल्ड दैट डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज साइन qua non, कि डिमांड जो है वो ज़रूरी है, अगर डिमांड नहीं है तो वहाँ पर अक्यूज़ को जो है हम प्रोसिक्यूट और कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट ने एक बात लिखी है कि मियर रिकवरी ऑफ द टेंटेड मनी इज़ नॉट सफिशिएंट। ये भी आप नोट कर लो कि सिर्फ रिकवरी है तो सफिशिएंट नहीं है, रिकवरी के साथ साथ डिमांड और एक्सेप्टेंस का पैरामीटर भी होना चाहिए। तो स्माइल कर दो भाई, आपको टेंशन में हो, ठीक है जी, लिखा दिया मैंने पक्का आपको कि अगर रिकवरी है, कोई टेस्ट पॉजिटिव भी है, हमें नहीं डरना है, केवल हमें एम्फेसिस करना है डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड को हमने डिस्प्रूव कर दिया तो हम शर्ट से जो है बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, और एक मजे की बात क्या है कि बर्डन जो है हमारे ऊपर नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आर डिफेंस ऑन द टच स्टोन ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वो तो प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन को। वी आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन आर केस बाय प्रीपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि वीक डिफेंस नो डिफेंस इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज। प्रोसिक्यूशन को केस स्टैब्लिश करना है, जब तक केस को स्टैब्लिश नहीं करेगा प्रोसिक्यूशन तब तक धारा 20 PC Act का प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। सेल्वराज बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पी को बहुत क्लियर कर दिया। क्लियर है? चले आगे अब तो चलिए। अब कोर्ट ने क्या एम्फेसाइज दिया, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन द फैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लो, जिसको कहते हैं अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स, कि परिवादी के खिलाफ जो है एक FIR कटी है और ऑलरेडी वो FIR से वो कंसर्न्ड अक्यूज से एक एनिमोसिटी रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो फैक्ट स्थिर हैं, जो फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, उनको काटना प्रोसिक्यूशन के लिए मजाक नहीं है। प्रोसिक्यूशन उनको नहीं काट सकता है। और आप इन फैक्ट्स को लिखा करो भाई, क्यों नहीं लिखते हो आप? एक एक बात को लिख के दिया करो। अगर आप नहीं लिखोगे तो नुकसान आप ही खाओगे। लिखो, एक एक बात को स्पेसिफिक करो, उनको हाईलाइट करो और उसकी बॉर्डर बना के कोर्ट को दो। ठीक है जी, चले आगे। चलिए, on considering the facts and reappreciation of the evidence, apart from the complainant there is no other witness to support the demand and acceptance। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी विटनेस जो है डिमांड को सपोर्ट नहीं कर रहा है और परिवादी खुद एक इंटरेस्टेड विटनेस है, और जो सर्कमस्टेंसेस फाइल पर है वो किसी भी रूप में इंडिकेटिव नहीं कर रहे हैं डिमांड को और एक्सेप्टेंस को। इट वुड बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन एज पर द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC द कंप्लेनेंट हैज़ द एनिमोसिटी विद द ऑफिशियल ऑफ मार्कफेड फॉर नॉट स्टोरिंग पैडी इन द राइस मिल बीइंग रन बाय द रिलेटिव ऑफ द कंप्लेनेंट। तो एक बात ये भी दिखाई देती है कि जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कंसर्न अक्यूज काम करता है, उस पर एक प्रेशर था, और जब वो प्रेशर डिस्चार्ज नहीं हुआ तो वहाँ पर एक षड्यंत्र बनाया। तो ये षड्यंत्र जो है अपने आप में जो है स्पष्ट दिखाई दिया। शैडो विटनेस जो भी जो है सपोर्ट नहीं करता है प्रोसिक्यूशन को, हॉस्टाइल हो गया। इसके अलावा कोई विटनेस जो है डिमांड को सपोर्ट ही नहीं करता। और आपके केस में ये होता है कि किसी ने ना देखा ना सुना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको आप हिट कर दिया करो। धारा 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में, और बेसिक जो गाइडलाइंस है राम सिंह बनाम राम सिंह की, उसको हमको फॉलो करना है। हिट आउट करो जी, हिट आउट करो, और मांग करो कोर्ट से कि इसका साइबर एग्जामिनेशन कराया जाए। सारी एविडेंस जो है फर्जी है, अगर टेक्निकल रिपोर्ट में वो गलत आ गया तो वहां पर आपको फायदा उसका मिल जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलिए। यहाँ पर कोर्ट का एम्फेसाइज क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट द कंप्लेनेंट ट्राइड टू थ्रस्ट द कंसर्न्ड currency notes in the pocket of the appellant to similar effect in his the statement of official witness so and so, who further stated that the hand of appellant were washed with sodium carbonate solution and the color turned dirty pinkish। तो यहाँ पर एक important बात यह आई है कि जो कंसेंट स्टेटमेंट है परिवादी का कि इसने नोट मांगे, वो अपने आप में जो है प्रोबेबल दिखाई देता है, क्योंकि अदर विटनेस से कहते हैं कि ये थ्रस्टिंग थ्योरी है, और इनके बीच जो है झगड़ा हुआ और उस झगड़े में ये नोट जो है फेंकने के प्रयास किए गए और उसके बाद नोटों को जो है गिनवाया गया। यहाँ पर डर्टिश पिंकी जो बात है,
ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डर्टी से इसका मतलब डर्ट लगी है, मिट्टी लगी है उस आर्टिकल के ऊपर, तो ये मिट्टी कहाँ से आ गई, जिसका अभिप्राय ये है कि एक अन्य चीज़ भी उस कंसर्न नोट के संपर्क में आई है। नोट नीचे गिरे होंगे, उस पर लाजमी सी बात है मिट्टी आनी है, और वो मिट्टी भी जो है FSA रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है। क्लियर है? तो वहाँ पर डर्टिस्ट पिंक कलर जो है ये दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसलिए ये डिफेंस अच्छा था कि जब ऐसी स्थितियां हैं तो हम इस तरह से भी एंगल को जो है टर्न डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें आगे। और जो कंसर्न SDO है मिस्टर बलबीर सिंह, जो कि ऑफिशियल है, ही डिपोज एज PW6। इन हिज टेस्टिमनी ही स्टेटेड दैट ही सॉ दैट द स्कूटर ऑफ द अपीलेंट हैड फॉलन। ही वॉज कॉट फ्रॉम हिज आर्म बाय द कंसर्न इंस्पेक्टर सो एंड सो वॉशिंग द हैंड ऑफ द अपीलेंट एंड द कलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टर्न डस्टी। इसको अंडरलाइन कर लो। ये डस्टी कहाँ से आ गया? जिसका अभिप्राय क्या है कि कोई नोट है वो नीचे गिरे हैं, तभी तो उसमें कोई दूसरा पार्टिकल अटैच होंगे आके। तो ये अपने आप में इंडिकेटिव है कि यहाँ पर फैक्ट जो है मैनिपुलेट किए गए बाय द प्रोसिक्यूशन। In the cross-examination, he submitted that the mob has collected at the spot and people were shouting that complainant was getting the appellant falsely implicated। कि लोग मौके पे इकट्ठे हो गए थे और चिल्ला रहे थे कि इसने जो है गलत फंसाया है अक्यूज को। It will be relevant to quote the relevant portion of the statement. After some time, Surjit Singh, Deshraj, Baldev Singh, then the said after some time, myself and DSP noted that some scooter has fallen on the ground. We went near the scooter. I saw the inspector Baldev Singh, now present in the court, was there. His arms were caught from behind by Inspector so and so, and the hands of accused present in the court were put in the glass which was having solution of some powder. After dipping the hand, the water converted into dusty color। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्पेसिफिक कलर नहीं आया और डस्ट जो है यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है जी। नो डाउट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज सपोर्टेड द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय submitting in detail the procedure adopted prior to laying the trap and after apprehension of the appellant, but he was not the witness to demand। पर वो डिमांड और एक्सेप्टेंस की विटनेस नहीं है, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन भी किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन को सक्सेड नहीं कर सकता है। इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन ही स्टेटेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी इंक्वायरी अबाउट द एजेंसी इन्वॉल्व इन द कंसर्न्ड business at the relevant time। He further stated that he was intimated by concerned district manager that verbal instructions were given after 25 October 2020 no purchase were to be made by Macford। The complainant appearing as PW5 retrieved his allegation against the appellant, but in his examination he has specified that the Macford had stopped purchase of paddy from so and so period and any other pronouncement agency could have purchased the paddy, and further after so and so date the paddy was to be purchased by food and supplies department, not Macford। and it is clearly indicative that कि जब कोई वर्क पेंडिंग नहीं है और इसके विरुद्ध एक प्रीवियस FIR है, यहाँ पर एक डर्टी सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो ये अपने आप में ही ये स्थितियों को संदिग्ध करता है। और जो डिफेंस विटनेस है यहाँ पर, इन्होंने भी जो है सपोर्ट किया है डिफेंस को। और इनका कहना यह है कि परिवादी ने फोर्सफुली नोट को जो है सर्च करने की कोशिश करी और कोई भी पैडी वाला काम जो है यहाँ पर पेंडिंग नहीं था, और ये विटनेस का जो वर्जन था ये किसी भी रूप में प्रोसिक्यूशन जो है वो कंट्रोवर्ट नहीं कर पाया। और इसके अलावा अदर विटनेसेस भी जो है यहाँ पर सपोर्ट करके डिफेंस को, उन्होंने जो बातें रखी उनको प्रोसिक्यूशन जो है खंडित नहीं कर पाया, क्योंकि जो उनके वर्जन थे वो सपोर्टेड थे बाय सम डॉक्यूमेंट्स। तो कोर्ट का कहना ये कि प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और डिफेंस विटनेस से ये स्पष्ट है कि जो करेंसी नोट है ये थ्रस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिजम्पशन जो है हम ड्रॉ नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोई सपोर्टिंग एविडेंस भी फाइल पे नहीं है। लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पर अक्यूज को जो है बरी करने के आदेश दिए गए। तो एक बात यहाँ पर हमें सीखने को मिली कि जो डर्टी आ रहा है या जो डर्ट आ रहा है या जो डर्टी सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, ये क्यों है? क्योंकि उस नोट के ऊपर कुछ और चीज़ें भी टच में आई हैं, या कोई उसमें कोई ऐसे पार्टिकल टच में आए हैं जिससे ये थ्योरी प्रूव तो हो रही है कि इनके बीच जो है झगड़ा हुआ और उसने नोट जो है उसको थ्रस्ट करने का प्रयास किया। नोट चूंकि वो नहीं ले पाया तो नोट जो है नीचे गिर गए और जिस कारण उस पर जो है डर्टनेस आ गई। क्लियर है बात ये? तो ये डिफेंस भी जो है अच्छा डिफेंस है और आपके केस को ईजिली जो है प्रोपलाइज कर सकता है। अब साथियों अंतिम बात कि अगर हम भी जो है इस तरह के मामले में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले आपको एम्फेसाइज करना है ब्रीफ पे, अपने पॉइंट्स को लिखना सीखो। ठीक है जी, फिर करो आप उसका एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं ब्रीफ एनालिसिस। फिर उस पर रिसर्च करो, लॉ के पॉइंट निकालो, जिरे को प्रॉपर तैयार करो। अपने को भाई एट रैंडम जिरे नहीं करनी, कचरा काम नहीं करना है। पॉइंट लिख के चलो, जिरे लिख कर चलो और ठोक कर जिरे करो, कोई तकलीफ अपने को नहीं आनी है। जब आप जिरे के पॉइंट स्पेसिफिक बनाओगे, डॉक्यूमेंट्री डिफेंस को पुटअप करोगे तो वहां पर सफलता मिल जाएगी अपने को। तो साथियों अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।